हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे टाइप्स या काइंड्स ऑफ कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे। तो कंपनीज़ कितने प्रकार की होती हैं, कितनी तरीके की होती हैं, इसके लिए इसको समझने के लिए 5 बेसिस दिए गए हैं। तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर हम उसकी इनकॉर्पोरेशन को देखते हैं तो उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि कितनी तरह की कंपनियाँ होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, on the basis of control, on the basis of place of registration, on the basis of legality, right? तो ये 5 बेसिस हैं जिनसे हम काइंड्स ऑफ कंपनीज़ को एलैबोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम एक एक बेसिस को उठाएंगे कि अगर इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे देखते हैं तो कितनी तरीके की कंपनीज़ आती हैं, राइट? तो फर्स्ट हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके इनकॉर्पोरेशन के तरीके से कितनी तरह की कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग है, आप किस बेसिस पे कंपनी के टाइप्स को डिवाइड करना चाहते हो, उस बेसिस पे आप उस कंपनी को उतने फॉर्म में कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक कंपनी ये सब होती है, ये सारी इतनी ही तरह की कंपनियां होती हैं। आप उनका बेसिस देखिए, उसके बाद उन कंपनी को इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या तो ये होंगी, या तो ये होंगी, या तो ये होंगी, राइट? तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हम कहते हैं कि एक कंपनी होती है रॉयल और चार्टर्ड कंपनीज़। तो रॉयल और चार्टर्ड कंपनीज़ कौन सी होती हैं? ये कंपनीज़ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बेसिकली ये फॉर्म होती हैं इंग्लैंड में। और ये कंपनीज़ जो इनकॉर्पोरेट होती हैं वो स्पेसिफाइड चार्टर्ड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इस तरह से ये एग्जिस्ट करती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं। इन पे कंपनीज़ एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ये जो कंपनीज़ होती हैं वो क्रिएट किसके थ्रू की जाती हैं? किंग या क्वीन के थ्रू क्रिएट की जाती हैं, इसीलिए इन्हें रॉयल या चार्टर्ड कंपनीज़ कहा जाता है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैट्यूटरी कंपनीज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक हमारा हो गया रॉयल या चार्टर्ड कंपनीज़, दूसरा हो गया स्टैट्यूटरीज कंपनीज़। स्टैट्यूटरीज कंपनीज़ क्या होती हैं? ये जो कंपनीज़ होती हैं स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर फॉर्म की जाती हैं। मतलब जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की वजह से फॉर्म अप की गई हैं, उस तरह की कंपनी को हम स्टैट्यूटरी कंपनीज़ कहते हैं। ये जो फॉर्म होती हैं, इनका जो मेन मोटिव होता है इनको फॉर्म अप करने का, वो होता है कि नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब ग्रोथ के लिए, इकॉनमी की ग्रोथ के लिए, नेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनका जो बिज़नेस होता है, नेचर ऑफ बिज़नेस होता है। इस तरह की कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनीज़ कौन सी हैं? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूटीआई, ये सब बेसिकली कैसी हैं? ये स्टैट्यूटरीज कंपनीज़ हैं, एपेक्स बॉडीज़ हैं ये। तो ये स्टैट्यूटरी कंपनीज़ हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हुआ है, राइट? तो ये जो होती हैं, इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है? ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, राइट? ये इस तरह की कंपनीज़ को एमओए और एओए को फ्रेम करना ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज़ क्या होती हैं, कंपनीज़ जब रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही उनको अपना एमओए और एओए प्रेजेंट करना होता है, तभी रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन स्टैट्यूटरी कंपनीज़ के केस में एमओए एओए की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन्हें अपने नाम के आगे वर्ड लिमिटेड ऐसा लगाना ज़रूरी नहीं होता। जैसे आप देखते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भी एक क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनीज़ है, लेकिन इसके अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो कि नॉर्मली होती है, सभी कंपनीज़ के बारे में होती है। और इस तरह की जो कंपनीज़ होती है उनकी ऑडिट करने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है? कैग का होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग जो होती है इस तरह की कंपनीज़ की ऑडिट करती है। ये कैसे हो गई? स्टैट्यूटरी हो गई ना। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी अलग हो गई, स्टैट्यूटरीज कंपनीज़ ये हो गई। ओन्ड जनरली कंट्रोल और ओन गवर्नमेंट के थ्रू ही होती हैं, लेकिन बेसिकली ये इनका रजिस्ट्रेशन किसी एक्ट के अंदर नहीं हुआ, कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं हुआ है, इनका अपना एक एक्ट है। जैसे आरबीआई है ना, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब समझिएगा। अब आरबीआई पे जो रूल लगेगा ना, वो कंपनीज एक्ट का रूल नहीं है, भले आरबीआई कंपनी है, लेकिन आरबीआई का अपना एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934। इसी तरह एसबीआई का अपना है ना, एलआईसी का अपना है। तो ये लोग क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आए, मतलब ये पार्लियामेंट में पास हुआ है इनका, और इनका अपना एक्ट फ्रेम हुआ है, इनके लिए रूल्स वहाँ पे मेंशन किए गए। इसीलिए इस तरह की कंपनी को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की कंपनी कहती है, स्पेशल एक्ट के थ्रू बनती हैं, और इसे स्टैट्यूटरी कंपनीज़ कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आती है रजिस्टर्ड कंपनीज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन 3 तरीके की कंपनी हो गई, रॉयल, चार्टर्ड, और आपका आ गया स्टैट्यूटरी, एंड लास्ट में इज रजिस्टर्ड कंपनीज़। अभी रजिस्टर्ड कंपनीज़ कौन सी होती हैं? ये जो होती है इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 या उनके अर्लियर जो एक्ट्स थे, है ना। तो जैसे 1956 पहले था, कंपनीज एक्ट 1956 था, तो मतलब जो उसके पहले के एक्ट हैं उनके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। जो नॉर्मली आप कंपनी जिन्हें कहते हो, इस तरह की कंपनी को हम रजिस्टर्ड कंपनीज़ कहते हैं,
ठीक है। तो रजिस्टर्ड कंपनीज़ को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है कि वो 1% कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है। लेकिन कंपनी मतलब वो कंपनी जो रजिस्टर हुई है, कहाँ रजिस्टर हुई, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हुई है। हम बात करें इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे ना, इनकॉर्पोरेट कैसे हुई है, तो अगर किसी राजा ने, महारानी ने, मतलब जो कि इंडिया में तो होता ही नहीं, इंग्लैंड वगैरह में, तो उस तरह के उन लोगों ने किया उसको इनकॉर्पोरेट, उसको बनाया, तो वो रॉयल कंपनी कहला गई। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी तो वो क्या बन गई, स्टैट्यूटरी कंपनी बन गई। और जब वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई तो वो क्या बनी, रजिस्टर्ड कंपनीज बनी। और जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं वही प्राइवेट या पब्लिक या ओपीसी कंपनी बनती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं क्या ये 1% कंपनी क्या होती है। तो 1% कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है, जहाँ पे एक शेयर होल्डर हो तो भी आप क्या करते हो, कंपनी फ्रेम कर सकते हो। मतलब जैसे हमने पहले बात करी कंपनी की मीनिंग डेफिनेशन में कि कई लोगों के एसोसिएशन से बनती है कंपनी, है ना, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम कितने लोग मिलकर बना सकते हैं कंपनी। तो जब 1% कंपनी की बात करेंगे तो एक पर्सन भी कंपनी को फ्रेम कर सकता है, एक शेयर होल्डर भी, और वहाँ डायरेक्टर्स भी कौन होंगे, एक डायरेक्टर है तो भी वो कंपनी चलेगी, ठीक है। इन कंपनीज को कहाँ पर डिफाइन किया गया, इनकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताई गई कि 1% कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक पर्सन के थ्रू, मतलब एक मेंबर है, एक पर्सन ने पैसा लगाया, उसने शेयर रखे तो भी वो कंपनी बन गई, क्योंकि कंपनी मतलब 2-4 लोग होने चाहिए, लेकिन 1% कंपनी मतलब एक लोगों ने कंपनी को फ्रेम कर दिया। ऐसा कहाँ लिखा गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल कैन नॉट इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC और कैन नॉट बी बिकम अ नॉमिनी इन वन और मोर देन 1 OPC। मतलब क्या हो गया कि अगर एक पर्सन है और आपने कहा कि मुझे अपनी कंपनी फ्रेम करनी है और आपने 1% कंपनी फ्रेम कर ली, तो अब आप एक से ज़्यादा वो OPC नहीं बना सकते कि मैंने एक OPC बनाई X, मैंने दूसरी भी OPC बना दी Y, और सब में मैं ही अकेले अकेले मेंबर बन के 3-4 कंपनियाँ OPC के नाम पे खोल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। एक पर्सन, एक इंडिविजुअल एक ही 1% कंपनी बना सकता है। दूसरा, एक पर्सन एक से ज़्यादा 1% कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1% कंपनी है ना, तो आप एक से ज़्यादा कई कंपनीज में कैसे हो सकते हैं। तो ये 1% कंपनी के स्पेशल पॉइंट्स हो गए। इस तरह की कंपनीज कैसे 1% कंपनी की कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे युवेंद्र एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, ये OPC है, ब्रैकेट में आपका कानपुर की है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। तो ये सब रजिस्ट्रेशन कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर्स मिलते हैं। देखिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे देखेंगे तो देखिए बीच में लिखा OPC, दैट इज़ 1% कंपनी है, और ये उनका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। इसी तरह महामेगा गोट फार्मिंग OPC प्राइवेट लिमिटेड कानपुर की है, तो ये भी OPC कंपनी हो गई, राइट। तो ये 1% कंपनी हो गई। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की या पब्लिक कंपनी की, ये कैसी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो अब प्राइवेट कंपनी क्या हो गई, प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई वो कहाँ पे दी गई, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर बताया गया। वहाँ पे क्या बता दिया गया कि प्राइवेट कंपनीज कैसी होती हैं। देखिए OPC कहाँ बताया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में, और प्राइवेट कंपनी कहाँ बताई जा रही है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। वहाँ पे क्या बताया गया कि प्राइवेट कंपनी होती हैं जहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल जितनी प्रिस्क्राइब की गई हो उतनी हो। ऐसी बातें कहाँ लिखी जा रही है, ये बात लिखी जा रही है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में बताया गया। तो बताया गया कि जितनी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब की गई है उनके आर्टिकल के थ्रू, उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितना बोला गया अगर उतना वो है तो वो क्या कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। अब प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे क्या कि वो अपने राइट जो शेयर के हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, शेयर राइट को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनके साथ ये लिमिटेशन होती है। और क्या होती है, उनको अगर आप प्राइवेट कंपनी फ्रेम करने जा रहे हो, खुद को रजिस्टर कराओगे कि हम एक प्राइवेट कंपनी हैं, तो उस केस में आपके पास कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग मिलकर बना सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। ये ध्यान रखने की बात है। अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो मिनिमम 2 मेंबर्स आप मिलकर प्राइवेट कंपनी को फ्रेम करोगे, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200 मेंबर्स होने चाहिए। साथ ही में अगर आप प्राइवेट कंपनी बन के रजिस्टर हो रहे हो तो आपके साथ, आपके नाम के साथ जो वर्ड लगेगा दैट इज़ व्हाट, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और आपको अपनी कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स तो रखने ही पड़ेंगे, आपके 2 डायरेक्टर हों जो कंपनी को चलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कंपनी एक हो गई और कंपनी को चलाने वाले अलग हो गए। तो कंपनी की मैनेजमेंट कौन देखती है, डायरेक्टर देखती है, वही कंपनी को काम करती है, सारा ऑपरेशन वही करती है। डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स तो होने चाहिए। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, और प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करेगी या ROC की फाइल नहीं करेगी, इसका मतलब हो गया कि वो कंपनी पब्लिक से पैसे नहीं मांग सकती है।
है ना। जैसे होता है ना कि शेयर्स इन्वाइट कर रहे पब्लिक में, तो पब्लिक शेयर्स परचेज़ करे, तो ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। यहाँ पे हम एक चीज़ और बता देंगे, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात है ना, पहले ये था कि 1 लाख रुपये पेड अप कैपिटल होना चाहिए आपका प्राइवेट कंपनी के लिए, लेकिन कंपनीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो अमेंडमेंट हुए इस एक्ट में, वहाँ पे ये बोला गया कि अब जो ये 1 लाख की रिक्वायरमेंट थी ना कि कम से कम 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल आपका होना चाहिए, ये हटा दी गई। अब 1 लाख की जो रिक्वायरमेंट वो नहीं है, राइट। अब क्या हो गया आपका, आपके आर्टिकल में जो भी मिनिमम अमाउंट मेंशन है उतना आपके पास होना चाहिए। क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर ये चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। प्राइवेट के केस में 1 लाख रुपए का था और पब्लिक के केस में 5 लाख रुपए की मिनिमम पेड अप कैपिटल थी, जो कि अब हट चुकी है। जो आर्टिकल में मेंशन है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी डिफाइन हो गया। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर दी गई। अब देखिए, आप ध्यान से यहाँ पे याद करते जाइएगा। 1 पर्सन कंपनी 262, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। आपका प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। और पब्लिक कंपनी कहाँ बताई जा रही है? 2 सबसेक्शन 71 के अंदर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? बताया गया कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। सबसे इजी डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी क्या है? वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। साथ में क्या कहा गया? उनके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया हो, मतलब उनके पास जो उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे जो प्रिस्क्राइब किया गया हो उसके अकॉर्डिंग उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। पहले ये 5 लाख रुपये थी, अब हट गई है ये 2015 के अमेंडमेंट के बाद। और क्या बोला गया कि मिनिमम 7 मेंबर्स हों और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, कम से कम 7 लोग जाके बनाएं इस कंपनी को, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बात कही गई थी इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, वो 3 ही थी कि प्राइवेट कंपनी ना, वो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सब पब्लिक कंपनी है, मिनिमम पेड अप कैपिटल जितनी हो वो होनी चाहिए, और अगर एक कोई प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो वो भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। यही 3 बातें इस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई थी। लेकिन इसका समझने के लिए इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ये सब भी बातें हैं कि कम से कम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जो पब्लिक कंपनी होती है उनके शेयर्स फ्रीली ट्रेड होते हैं मार्केट में, मतलब वो पब्लिक से पैसे मांग सकते हैं। और सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें तो उनके शेयर्स आराम से ट्रेड होते हैं। और उनको प्रॉस्पेक्टस को, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो प्रॉस्पेक्टस को फाइल करना कंपलसरी है, उनका प्रॉस्पेक्टस इशू होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 डायरेक्टर्स उनके पास होने चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए। जबकि प्राइवेट के केस में आपने देखा था कि कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए उनके पास, है ना। मैक्सिमम की लिमिट वहाँ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए आपके पास। तो ये क्या हो गया? आपका पब्लिक कंपनी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, ये तो हो गया हमारा इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, हमने ये सारी कंपनियां देख ली। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे। तो अगर हम लाइबिलिटी के बेसिस पे बात करते हैं तो कैसे होती है? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब उनकी लाइबिलिटी को फिक्स कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कैसे कहेंगे? तो वो कंपनियां जो इनकी लाइबिलिटी किससे लिमिट हो रही है? उनके शेयर्स से। वो डिफाइन कहाँ गई? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में। क्या कहा गया कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। मतलब अगर आप कंपनी है, कंपनी ने शेयर इशू किया, 10 रुपये के शेयर इशू किए, और आप मान लीजिए मिस्टर ए हैं, आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। शेयर खरीदे, कंपनी ने आपसे 8 रुपया मांगा था, ठीक है। आपने क्या किया? 7 रुपया पे कर दिया, ठीक है। 7 रुपया पे कर दिया, 1 रुपया अभी भी पे नहीं किया है। 10 रुपये के शेयर थे, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपया मांगे आपसे, 8 रुपये में आपने 7 रुपया पे किया, 1 रुपया पे नहीं पे किया है, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपके लिए? आप लाइबल कितने के लिए? वो 1 रुपये के लिए लाइबल है, अनपेड अमाउंट। आपका 1 रुपया अभी आपने पे नहीं किया है, तो आपकी लाइबिलिटी कितने की होगी? जितने का शेयर्स मांगा गया हो, जितने का आपने पेमेंट नहीं किया, उतने के लिए आप लाइबल होंगे। आप जब भी कंपनी को आपको पे करना है तो आपको 1 रुपया पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो पेमेंट नहीं की गई। दैट इज़ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितनी शेयर्स की वैल्यू पे नहीं की गई है। बात समझ में आई? तो आप वही क्लियर सिंपल से लैंग्वेज, अगर 10 रुपये के शेयर्स हैं, 8 रुपये आपने पे कर दिया, 2 रुपये पे नहीं किया, तो आपकी लाइबिलिटी 2 रुपये के लिए है, ठीक है। इतना सा आप समझिए, इस तरह से आप इसको समझ जाइए। तो आप उतने के लिए, तो वो कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, जितना आपने पेमेंट नहीं किया उतने के लिए आप लाइबल है। दूसरा आता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। इसको कहाँ पर डिफाइन किया गया? इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। वहाँ पे क्या कहा गया? वहाँ पे कहा गया लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब हो गया कि ये जो कंपनी के मेंबर्स होंगे ना, उनकी लायबिलिटी क्या होगी? जितना का वो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वाइंडिंग अप के टाइम पे, उतने के लिए वो लायबल होंगे। मतलब ऐसे समझिए कि इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं जो लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं, वो जब अपना MOA
प्रेजेंट करती हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वो उसमें मेंशन करती हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ गारंटी होगी। मतलब एमओए में उनका अमाउंट ऑफ गारंटी कि मैं 5 लाख की गारंटी ले रही हूँ, मैं 4 लाख की गारंटी ले रही हूँ, तो अमाउंट ऑफ गारंटी उनके एमओए में मेंशन होती है। इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए फॉर्म अप होती हैं, मतलब वो बिजनेस के मोटिव से नहीं है। इस तरह की कंपनी जो गारंटी की वजह से जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है वो बेसिकली होती है चैरिटी पर्पस के लिए, किसी स्पोर्ट्स को, साइंस को, आर्ट को, कल्चर को, मतलब इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश होती हैं। वो नॉन ट्रेडिंग पर्पस की कंपनियां होती हैं जिनकी लायबिलिटी गारंटी की वजह से लिमिटेड होती है, राइट। तो इन कंपनीज़ में क्या होता है, मे और मे नॉट बी शेयर कैपिटल, मतलब कुछ कंपनीज़ में शेयर कैपिटल होते भी हैं, कुछ कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज़ है कि ये मैंडेटरी नहीं है। तो जिन कंपनीज़ में शेयर कैपिटल नहीं होते हैं उन कंपनीज़ को क्या होता है, जितनी गारंटी उन्होंने ले रखी है उतने अमाउंट की गारंटी का, जितना अमाउंट ऑफ गारंटी है वो जब कंपनी लिक्विडेट होने लगेगी तब उनको वो पे करना पड़ता है। उतना ही अमाउंट वो जो लिक्विडेट तक के समय पे करेंगे, उसके पहले पे नहीं करेंगे। जब कंपनी बंद होगी तभी उनको पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ता है? जिससे कि जो कंपनी बंद हो रही तो सारे खर्चे पे करने हैं, जितनी लायबिलिटीज़ है कंपनी की उसको पे करना है, उस वक्त उनसे वो पैसे ले लिए जाते हैं कि भैया अब ये सब कंपनी की जितनी लायबिलिटी है लोगों की उसको पे किया जाए, सारे खर्चे पे ऑफ किए जाए, तब उनसे मांगा जाता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल ना। अमाउंट ऑफ गारंटी इज जस्ट लाइक अ रिजर्व कैपिटल। क्लियर है? तो जो गारंटी होती है, गारंटी की जो कंपनी होती है बेसिकली, तो उनको वो जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है ना वो यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट समटाइम्स ये एग्जेम्प्ट कर देती है कि आपको लिमिटेड और या प्राइवेट लिमिटेड का नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होती हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में डिफाइन है, राइट। अब आता है अनलिमिटेड कंपनीज। तो अनलिमिटेड कंपनीज मतलब क्या हो गया, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में होती हैं। ये क्या होगी, देखिए ये इतने सारे सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, इनका मतलब ही समझ लीजिए काफ़ी है। लेकिन हाँ, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, इनके सेक्शन याद करिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड कंपनीज मतलब क्या होते हैं, जिनकी जो लायबिलिटी है मेंबर्स की ना वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब कल को अगर कंपनी बंद होने को आई तो जो मेंबर्स है ना उनकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है ना उसको भी सेल करके कंपनी की लायबिलिटीज़ पे की जाएगी। जैसे मैं कंपनी की मेंबर हूँ और मैंने अनलिमिटेड, मेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो कल को कंपनी के ऊपर जितनी लायबिलिटी है, मेरी ऊपर लायबिलिटी नहीं है, कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी तो अलग पर्सन है, तो कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज़ है, कल को कंपनी के पूरी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद वो लायबिलिटी पे नहीं हुई ना, तो वो लायबिलिटी मैं पे करूँगी। और मैं कितना पे करूँगी, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। मतलब उस लायबिलिटी को पे करने के लिए अगर मेरी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी तो वो बिकनी होगी, पर मुझे वो पे करना होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ तक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे कितनी तरह की कंपनियां होती हैं, तो बेसिकली कंट्रोल के बेसिस पे एक तो आपकी होती है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि पब्लिक कंपनी ही गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो यहाँ पर जैसे इस चीज़ को समझिएगा कि गवर्नमेंट कंपनी की सिचुएशंस क्या है। तो कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held by, देखिए गवर्नमेंट कंपनी हम उसे कहेंगे जिस कंपनी के कम से कम 51% शेयर्स, लैंग्वेज यूज समझिएगा, ये मैं कह रही हूँ नॉट लेस देन 51%, मतलब कम से कम एटलीस्ट 51% शेयर्स तो किसके पास हों, आपके स्टेट के पास हों, आपकी गवर्नमेंट के पास हों, है ना। या मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा। तो 50% से ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, 51%, है ना। तो नॉट लेस देन 51% शेयर्स किसके पास हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हों, स्टेट गवर्नमेंट के पास हों, या पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास, मतलब पार्शली सेंट्रल पार्शली स्टेट, या मोर देन 1 स्टेट गवर्नमेंट के पास कंपनीज़ हों, या कोई गवर्नमेंट कंपनी थी उसकी सब्सिडी हो तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी कौन होगी, तो एक ऐसी कंपनी जिसके जो शेयर्स हैं वो मैक्सिमम शेयर्स का मतलब ये समझिएगा कि नॉट लेस देन 51%, मतलब कम से कम 51% जो है वो किसके पास होने चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट। 51, कम से कम 51% का मतलब उससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 51% की होल्डिंग किसके पास होनी चाहिए, या सेंट्रल के पास या स्टेट के पास, पार्शली सेंट्रल और स्टेट, या मोर देन 2 स्टेट्स, ये जो हैं ये लोग मिल के अपना उस कंपनी को ले रखे हों। या कोई गवर्नमेंट कंपनी थी उसकी सब्सिडी है तो वो सब्सिडी भी क्या बन गई, गवर्नमेंट कंपनी बन गई। ये होता है गवर्नमेंट कंपनी।
राइट। अब एक चीज़ इस गवर्नमेंट कंपनी के केस में आप ये भी समझिएगा कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, वो प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई भी पब्लिक कंपनी है वही गवर्नमेंट कंपनी होगी। गवर्नमेंट कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो वो एज अ प्राइवेट कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, एज अ पब्लिक कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, क्योंकि आपने इनकॉर्पोरेशन के उसमें पढ़ा है कि या तो ओपीसी होगी, या पब्लिक होगी, या प्राइवेट होगी। तो अगर आप इनकॉर्पोरेट हो रहे हो तो या तो आप प्राइवेट बन के इनकॉर्पोरेट हो या पब्लिक बन के इनकॉर्पोरेट हो। बाद में उसकी जो होल्डिंग है ना, शेयर्स किसके पास हैं, तो शेयर्स किसके पास है, उसके गवर्नमेंट के पास शेयर्स कंपनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि एज अ प्राइवेट कंपनी भी वो हो सकती है। इवन गवर्नमेंट कंपनी अगर है और एज अ प्राइवेट इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो उसके लिए कन्वीनियंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस केस में 2 मेंबर हैं तो भी काम बन जाएगा। हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल्स की, तो जैसे आपने देखा है कि भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हैं, ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज़ में आती हैं, है ना। भेल, एचएमटी है, सेल, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की कंट्रोल के बेसिस पे। तो दूसरा आता है होल्डिंग या सब्सिडी। एक तो गवर्नमेंट हो गई, दूसरी होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी हो गई। अब ये सेक्शन 246 और 287 में, तो होल्डिंग 246 में और सब्सिडी सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में डिफाइन की गई है। तो होल्डिंग क्या होती है, कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी जिसने दूसरे कंपनी को होल्ड कर लिया है ना, उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। जैसे ए था, कंपनी ए ने कंपनी बी को होल्ड कर लिया, तो होल्डिंग कंपनी कौन बन गई, कंपनी ए। और सब्सिडी कंपनी कौन बन गई, कंपनी बी, क्योंकि कंपनी बी के सारे पावर किसके पास आ गए, ए के पास हो गए। तो जो कंपनी कंट्रोल्ड की जाती है होल्डिंग कंपनी के थ्रू, वो सब्सिडी कंपनी कहलाती है, और जो कंपनी होल्ड कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है दूसरी कंपनी को, वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। अब कंट्रोल करने का मतलब समझिएगा कि जो कंपनी है ना, वो दूसरी कंपनी के जो कंपोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसको कंट्रोल कर रही है ना। या आपका मोर देन हाफ इक्विटी शेयर्स जो हैं उसके नॉमिनल वैल्यू के, वो उस कंपनी के पास से जो होल्ड कर रही है। तो हम इस सब सिचुएशन में क्या कहते हैं कि ये होल्डिंग कंपनी हो गई, क्योंकि इसने पावर ले रखी है। तुम्हारी कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन का कंट्रोल मेरे पास है ना। मोर देन 50% जो शेयर कैपिटल है वो हम होल्ड कर रहे हैं, तो हम क्या बन गए, होल्डिंग कंपनी बन गए। क्लियर है। और बाकी जो दूसरी कंपनी है वो जिसके हमने कंट्रोल किया, वो सब्सिडी कंपनी बन जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन किस प्लेस पे हुआ है। तो अगर आप इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी, मतलब आप कंपनीज एक्ट, आप इनकॉर्पोरेट हो रहे हो इंडिया में, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुए हो, आपका हेड ऑफिस इंडिया में है, आपका बिजनेस इंडिया में कंडक्ट हो रहा हो, है ना। आप चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप क्या कहलाओगे, डोमेस्टिक कंपनी कहलाओगे, चाहे आप गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कुछ भी हो, क्योंकि आप इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए, आपका बिजनेस इंडिया में हो रहा है। दूसरा क्या हो गया, फॉरेन कंपनीज। अब ये फॉरेन कंपनीज कौन सी होती हैं, जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती हैं, राइट। मतलब उनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं हुआ, बाहर हुआ है, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कहाँ पे है, इंडिया में है। ठीक है। अब वो जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में, चाहे वो खुद चला रही हूँ, किसी एजेंट के थ्रू चला रही हूँ, फिजिकली चला रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, मतलब ईमेल वगैरह के थ्रू, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू चला रही हूँ, तो भी हम क्या कहेंगे कि वो आपकी फॉरेन कंपनीज़ है, क्योंकि उसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है। प्लेस ऑफ बिजनेस आपका कहाँ पे है, वो आइडेंटिफिएबल है, वो आपका इंडिया में हो रहा है। ठीक है। अब किसी भी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी आपकी इंडिया में हो रही हो तो वो आपका फॉरेन कंपनीज ही कहलाएगी, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन बाहर है। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि प्लेस ऑफ बिजनेस से मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपका ऑफिस यहाँ हो, स्टोर हाउस हो, गोदाउन हो, मतलब आइडेंटिफिएबल प्लेस आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। तो हम उसे कहते हैं फॉरेन कंपनीज़, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका इंडिया के बाहर हुआ हो, काम भले इंडिया में हो रहा हो। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। तो लीगैलिटी के बेसिस पे जब हम बात करने को आते हैं ना, तो 2 आती है, एक तो लीगल कंपनीज आती है, एक तो इलीगल कंपनीज आती है। लीगल कंपनी हमको पता है, लीगल कंपनी का मतलब यही हुआ कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कराना था, जो नॉर्म्स पूरे करने थे, आपने वो सब पूरे किए हैं। 2 मेंबर होने चाहिए तो 2 मेंबर आपके यहाँ पे थे, या 2 से ज़्यादा ही थे। मैक्सिमम नंबर जितने होने चाहिए उतने ही थे, उससे ज़्यादा नहीं थे आपके। कम से कम डायरेक्टर जितने होते थे उतने डायरेक्टर आपने रखे थे। मतलब आपने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके हिसाब से अपने आप को फ्रेम किया, इनकॉर्पोरेट किया, तो आप क्या बन गए, लीगल कंपनी बन गए। आपके ऑब्जेक्टिव भी लीगल थे। इलीगल कंपनी का मतलब क्या होता है, जब आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से फ्रेम ना हुए हों, है ना, आपने उस तरह का काम नहीं किया हो जिस तरह से करना चाहिए था, तो आप क्या बन जाते हैं, इलीगल कंपनी बन जाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इल्लीगल कंपनी का मतलब सिर्फ एक ही नहीं है कि इल्लीगल होने का मतलब आपका बिजनेस, आपका ऑब्जेक्ट इल्लीगल है, आपका एसोसिएशन भी इल्लीगल हो सकता है ना। आपको चाहिए थे 2 लोग, आप 1 लोगों से आप बना रहे हो प्राइवेट कंपनी, और आप क्या कर रहे हो, आप 2 लोगों की जगह 1 लोग से कंपनी फ्रेम करने पहुँच गए, तो आप इस तरह से इल्लीगल हो गए। या आपने कई लोगों को ग्रुप तो बना लिया और खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और बिजनेस शुरू कर दिया, तो आपका एसोसिएशन क्या हो गया, इल्लीगल एसोसिएशन हो गया, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को हम इल्लीगल कंपनीज कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर कंपनीज। ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस के, उस पर हमने बात कर ली कि इस तरह की कंपनियां होती हैं। ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, स्मॉल, ये सब जितनी कंपनियां हमने फॉरेन, डोमेस्टिक सब कंपनियां देख ली। इन सब के अलावा भी कुछ कंपनीज होती हैं जो लोग नाम लेते हैं कि स्मॉल कंपनी है, ये निधि कंपनी है। तो ये कंपनियां क्या होती हैं, इनको देख लेते हैं। एक होता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये चैरिटेबल कंपनीज है ना, ये एनजीओ वगैरह जिन्हें आप कहते हो, ये बेसिकली इनको सेक्शन 8 कंपनीज भी कहा जाता है। 2013 एक्ट के अंदर सेक्शन 8 कंपनीज और 1956 के अंदर ये सेक्शन 25 कंपनीज कहलाती थी, है ना। तो सेक्शन 8 कंपनीज मतलब क्या हो गई कि ये इनका जो बिजनेस है ना वो कमर्शियल नेचर का नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आई हैं। ये जो एसोसिएट हुई हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, चैरिटी करना, मतलब कल्चरल चीज़ों को, कॉमर्स को, स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को, इन सब चीज़ों को, मतलब जो सोशल चीज़ें हैं उनको क्या करना, प्रमोट करना था, उनको आगे बढ़ाना था। तो ये बेसिकली चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, मतलब सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। ये अपने मेंबर्स को कभी भी डिविडेंड नहीं बांटेंगी। तो ये सेक्शन 8 की कंपनी होती हैं जिनका नेचर कमर्शियल नेचर नहीं होता है, इनको ऑब्जेक्ट ही होता है इन चीज़ों को प्रमोट करना, राइट। ये इनकम या प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाना। और ये जो होता है, ये कभी भी अपने प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट कमा ही नहीं रही, तो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगी। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं चैरिटेबल कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज। इसके अलावा एक आती है आपकी स्मॉल कंपनीज। ये कहाँ डिफाइन की गई, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में। वहाँ पे क्या कहा गया, हम कब कहेंगे स्मॉल कंपनी, मतलब छोटी कंपनी। उसके लिए 2 कंडीशन इस सेक्शन के अंदर दी गई। पहली बात कि आप स्मॉल कंपनी किसे कहेंगे, अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब वो पब्लिक कंपनी तो नहीं होनी चाहिए। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, पहली बात तो। अब ठीक है, पब्लिक कंपनी नहीं है, अब उस केस में स्मॉल कंपनी के लिए 2 कंडीशन आई। क्या कंडीशन आई, पहली बात उनका पेड अप शेयर कैपिटल आप देखिए, अगर उनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना वो 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल उनका 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, या फिर जो हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया हुआ हो। अब हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया ये तो उन्होंने बोल दिया, पर साथ में ये भी कहा, अब हायर अमाउंट का मतलब कुछ भी अमाउंट नहीं, मैक्सिमम 10 करोड़। मतलब वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 2 करोड़ तक से ज़्यादा अगर आपकी कैपिटल नहीं है, पेड अप कैपिटल नहीं है, तो आप स्मॉल कंपनी कहलाएंगी। लेकिन अगर कहीं और कुछ और प्रिस्क्राइब कर दिया गया आपके डॉक्यूमेंट्स में, उस केस में मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ है। तो अगर 10 करोड़ से ज़्यादा तक हो गई तब तो नहीं है आप, पर 10 करोड़ के अंदर है तो आप स्मॉल कंपनी कहलाएंगी। लेकिन तब जब कहीं प्रिस्क्राइब्ड है, अदरवाइज 2 करोड़ की आपकी लिमिट है, 2 करोड़ से कम है आपकी पेड अप कैपिटल तो आप स्मॉल हैं। तो पहले पेड अप कैपिटल की रिगार्डिंग हो गई। दूसरा आपका टर्नओवर देखा जाएगा। तो टर्नओवर के लिए क्या कहा गया कि एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लास्ट P&L अकाउंट जो आपने बनाया होगा इस फाइनेंशियल ईयर के पहले वाला फाइनेंशियल ईयर का, जो आपका P&L अकाउंट होगा, वहाँ पे आपका जो टर्नओवर है, मतलब सेल्स, आपका टर्नओवर वो 20 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपका टर्नओवर साल भर का जो है वो 20 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है आपके डॉक्यूमेंट्स में, MOA वगैरह में कहीं पे भी, तो उस केस में भी मैक्सिमम 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी गई, मतलब ये बोला गया कि अगर कोई प्रिस्क्राइब लिमिट है तो वो, पर वो प्रिस्क्राइब लिमिट भी ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, प्रिस्क्राइब लिमिट में भी लिमिट लगा दी गई कि 100 करोड़ से तो ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जनरली टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 20 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल कंपनी हैं, पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल कंपनी हैं। और अगर कुछ और प्रिस्क्राइब आपके डॉक्यूमेंट्स में किया गया तो फिर वो अमाउंट, पर उस अमाउंट में भी ये बोला गया है कि 10 करोड़ से ज़्यादा का पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए और 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तो ही आप स्मॉल कंपनी कहलाएंगी, राइट। स्मॉल कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिविलेजेस डिफाइन हम यहाँ नहीं करेंगे, इन शॉर्ट देखते हैं। अब निधि कंपनी क्या होती है, निधि कंपनी देखिए, निधि कंपनी जो होती है बेसिकली ये होती इसी पर्पज़ के लिए कि तुम आपके अंदर सेविंग्स की हैबिट डेवलप हो सके, है ना। तो जो आपकी जो कंपनीज़ होती हैं बेसिकली, ये इनका मोटिव क्या होता है कि लोगों के अंदर
ज़्यादा से ज़्यादा क्या डेवलप हो सके, सेविंग्स की हैबिट डेवलप हो सके। इस तरह की कंपनीज़ के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत मैंडेटरी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रेगुलेट होना इन चीज़ों का ज़रूरी होता है, ठीक है। तो निधि रूल 2014 बनाया गया, उसके अंदर बोला गया था कि इस तरह की कंपनी का जो मिनिमम इक्विटी शेयर कैपिटल वो 5 लाख रुपए का होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए अगर आप निधि कंपनी बना रहे हैं तो। और आप एक ही ऑब्जेक्टिव आपके मेमोरेंडम में मेंशन होना चाहिए। मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट मेंशन होता है ना कि आप किस लिए आए हो, तो ऑब्जेक्ट में एक ही चीज़ मेमोरेंडम में मेंशन होना चाहिए कि आप लोगों के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सेविंग्स की हैबिट डेवलप करेंगे, उनसे डिपॉजिट रिसीव करेंगे, उनको उधार देंगे। बेसिकली जो मेंबर्स हैं आपके निधि में उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, मतलब लोगों के साथ सहमति के लिए कि भाई हम लोग मिल के काम करेंगे, आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको पैसा मिल जाएगा, उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उन्हें पैसा मिल जाएगा, इस तरह से हम काम करेंगे। और निधि कंपनी के नाम के आगे निधि लिमिटेड लिखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो कंपनी होती है वो क्या होगी, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी बेसिकली ना एक प्रोजेक्ट के लिए, फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए फ्रेम की जाती हैं। तो डोरमेंट मतलब इनएक्टिव एक तरीके से देखिए, बेसिकली ऑब्जेक्टिव इनका इनएक्टिव होता है। तो ये इस तरह की जो कंपनियां होती हैं ना वो बेसिकली किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए बनाई जाती है। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स है, इन सबको होल्ड करने के लिए जो है ये कंपनीज फ्रेम की जाती हैं। ये इनका बेसिकली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता, मतलब जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, मॉनिटरी पर्पज़ के लिए होता है, बिजनेस का लेन देन वगैरह। तो ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के पर्पज़ से इस्टेब्लिश होती ही नहीं है, ये एक तरीके से इनएक्टिव कंपनियां हैं। बेसिकली होल्ड बनाई ही इसीलिए कि किसी एसेट्स को होल्ड करके रख सकें, ठीक है। तो ये इस तरह की कंपनी होती है। जब एक बार ये डोरमेंट कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर होती हैं तो इनका स्टेटस डोरमेंट का 5 सालों तक के लिए मेंटेन रहता है, 5 ईयर्स तक के लिए रहता है, राइट। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डोरमेंट कंपनी कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने कंपनीज़ का देखा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कितनी तरह की कंपनियाँ होती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।